हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से ये बता सकते हैं कि जो नया टैक्स रिजीम इसे हम कहेंगे, 12 से 15 लाख में फिर 15% टैक्स देना होगा। लेकिन मिडिल क्लास के लिए ये जो बड़ी सौगात इस बार का नया टैक्स रिजीम लेकर आया है, इससे किस तरह से फायदा उठा सकेगा मिडिल क्लास, इसे जरूर बताएं मनीष जी। धन्यवाद। ये जो घोषणा है 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन की, ये पिछले लगभग 2 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले साल ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बट जैसा इन्होंने अभी कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि अभी इलेक्शंस भी हैं दिल्ली में, और ये 12 लाख का एग्जाम्पशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पशन है, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई। इससे क्या है भी, जैसे पिछले 5-7 साल में हम देखें तो जो महंगाई बढ़ी है उससे मिडिल क्लास पे इनकम टैक्स का बड़ा प्रेशर था। तो 12 लाख तक एग्जाम्पशन होने से कम उसको अपने बेसिक खर्चे जो है टैक्स फ्री इनकम से करने के लिए एक एक्स्ट्रा मनी उसके हाथ में होगी। ये पैसा इकोनॉमी में वापस से लगेगा, उससे कुल मिलाकर जीडीपी में ग्रोथ रेट अच्छी आएगी। मनीष जी, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, टैक्स पेयर्स को लेकर तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो अगले हफ्ते नए टैक्स को लेकर बात कही जा रही है कि नया टैक्स बिल आएगा, वो क्या सस्पेंस है? देखिए, ये सरकार जब से नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से आई है, तब से कई तरह के इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं। जैसे पेपरलेस वर्किंग से लेके फेसलेस असेसमेंट तक के कई सुधार हुए हैं। अभी जो अनाउंसमेंट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, उसका 1 हफ्ते में उनको एक बिल सबमिट करने के लिए प्लान है। तो मुझे लगता है कि इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे इनकम टैक्स एक्ट में और रूल्स में, जिसमें असेसमेंट के प्रोसीजर्स होंगे, अपील्स के प्रोसीजर्स होंगे, इस तरह से कुछ चीज़ें होंगे। इनकम टैक्स का स्लैब तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्टेड रहेंगी। 1 हफ्ते बाद जो नया इनकम टैक्स बिल जो बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर महोदया, उससे मुझे लगता है प्रोसीजर्स में इसका सरलीकरण होगा, पेपरलेस को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, फेसलेस असेसमेंट को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। कुछ देर पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि काफ़ी सारे इनकम टैक्स में कुछ सेक्शंस थी जिसमें आपराधिक प्रक्रिया के लिए प्रोविज़न थे, वो भी 2023 के बजट में भी हटा दिए थे। अब मुझे लगता है ये नया जो बिल आ रहा है, इसमें इनकम टैक्स का सरलीकरण होगा, जिससे एक आम आदमी अपना रिटर्न इजीली भर सके। और अभी जो नंबर ऑफ रिटर्न्स 8 करोड़ के आसपास हैं 2024-25 असेसमेंट ईयर में, उसमें स्पीड वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो एक बड़ा एम्बिट कवरेज आ जाएगा इनकम टैक्स पेईज का। ठीक है, हितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। हितेश जी, आम लोगों का बजट है ये, क्योंकि शुरुआत में जब बजट भाषण पढ़ना शुरू नहीं हुआ था, उस समय तमाम जो राजनीतिक मेहमान जुड़े थे, हम सवाल यही पूछ रहे थे कि क्या ये आम बजट आम लोगों के लिए भी है? तो हाँ, ये आम लोगों के लिए है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग धन्यवाद दे दो मोदी जी के लिए, क्योंकि है तो मैं देख रहा हूँ, चाहे कैमरामैन हो चाहे आप लोगों, सबके चेहरे पे खुशी का भाव आया है, क्योंकि मनी सेव्ड फ्रॉम टैक्सेस इज मनी अर्नड। आप लोग बहुत मेहनत से पैसा ये कमाते हैं, और ये बजट आप लोगों का बजट है, मैं ये कह सकता हूँ। और जैसी बात ये मनीष जी भी कर रहे थे कि देखिए क्या आने वाला है इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स में अभी जो टैक्सेशन के स्ट्रक्चर है उसके रिफॉर्म्स अवेटेड थे, और बिल्कुल आपने क्या है, इसको हम जैसे बोले, जैसे भारतीय न्याय संहिता बनी जी, तो दंड संहिता से न्याय संहिता का सफ़र, तो इसी प्रकार इनकम टैक्स को जब आप भरते हैं तो इनकम टैक्स से लोग डर जाते कि हमने नहीं भर पाए, कोई चीज़ छूट गई तो 6 महीने की सज़ा, 3 साल की सज़ा, ये सब भी आ जाता है ना जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि दंड से हम न्याय की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उसको और खोलकर बोलता हूँ कि अब इनकम टैक्स में पेनलाइजेशन जो होता था, उसकी बजाय यू विल बी हैविंग अ जस्टिस फ्रॉम द टैक्सेशन रिफॉर्म्स रादर देन पेनलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और काइंड ऑफ थिंग। तो एक क्रिमिनलाइजेशन पार्ट जो था टैक्सेशन का, वो अब कम होगा, क्योंकि देखिए, आपने अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी कल देखा है, यदि हम 11% ग्रोथ रेट जीएसटी में ले रहे हैं, 10 लाख करोड़ से यदि ऊपर हमारा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, इसका मतलब आम लोग जो हैं, आप लोग, हम लोग 18% तक जीएसटी देके ईमानदार बने। बिल्कुल। तो उस ईमानदारी का परिणाम मोदी जी की सरकार ये दे रही है कि हम अपने करदाता को भी बचाएंगे। अब हम लेकर आएंगे उसको सीमा में, क्या ये पेनलाइजेशन बंद करेंगे, और इसी में 4 वर्ष तक आप अपडेटेड टैक्स भर सकते हैं, वो सीमा भी बढ़ाई है। करने की जगह बहुत एक्सेप्शनल केस और मुझे लगता है वो फाइनेंशियल्स की तरफ जाएगा, यदि जाएगा भी, कि आप एडिट, जैसे जीएसटी में होता है कि आप अतिरिक्त फीस भर के आप करेक्शंस कर लेते हैं, रादर देन सश्रम कारावास और इस प्रकार की जो चीज़ें, दंडात्मक चीज़ें हटेंगी, एक बड़ा चीज़।
4 वर्ष ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है इनकम टैक्स का अपडेटेड रिटर्न, अब आपके पास सीमा बढ़ा दी है। TDS 10 लाख कर दिया गया है बढ़ाकर, तो 12 लाख का आपने जिक्र किया ही है। तो मुझे लगता है ये, और देखिए इस सब, ये तो हो गया डायरेक्ट बेनिफिट जो आपके दर्शकों को समझ में आएगा। मेरा मानना ये है कि मैं फिर पिछले पराशर जी के साथ था पिछले भी बजट के समय में, तो 54 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य संकल्प लिया था हमारी सरकार ने, मोदी जी ने। उस 54 लाख के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लास्ट ईयर, जैसा मैं इकोनॉमिक सर्वे को देख रहा, लगभग 11 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 11 लाख करोड़ और एग्जैक्टली तो और इस साल भी मैं जो पा रहा हूँ वो 10 लाख प्लस का फिर दिखाई दे रहा है। तो ये पेस बनाए रखना, फिस्कल डेफिसिट को 5 के नीचे रखना, देखिए 5 एक अच्छी खासी सीलिंग लाइन होती है, जितना मुझे इकोनॉमी का ज्ञान है, उसको उसके अंदर रखना। बिल्कुल ग्रोथ रेट को सबकी एक्सपेक्टेशन है, इकोनॉमिस्ट की भी, देशवासियों की, कि हमको 8 की तरफ बढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम उसको एक अच्छी 6.8 और इसके आसपास भी मेंटेन कर पा रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात पे कि मेंटेन कर रिलीफ देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना, और टैक्सेशन, टैक्स, टैरिफ और ट्रम्प, 3 टी का बहुत असर इस बजट में मैं देखता हूँ। टैक्स रिफॉर्म्स, टैरिफ, सोचिए 15 टैरिफ में 7 हटा ही दिए हैं। ये लग भी रहा था सर पहले से। एग्जैक्टली 7 टैरिफ हटाने, अब 8 बचे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक जीरो का है एग्जैक्टली। और दूसरा ट्रम्प, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में हम तीसरी साइज की इकोनॉमी है, हम कोई पहली साइज की इकोनॉमी नहीं, हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी चाइना और अमेरिका की तुलना में उतनी बड़ी अभी नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब हम यदि इन रिफॉर्म्स को कर पा रहे हैं विद अ वेरी फिस्कल पोजीशन ऑफ GDP एंड डेफिसिट ऑल्सो, तो ये बहुत प्रूडेंट बजट है, अगेन विद अ डायरेक्ट रिलीफ ऑल्सो विच वाज अवेटेड लास्ट ईयर। यानी हम उस सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं जब हम रिलीफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सैचुरेशन नहीं, मैं इसको ऐसा मानूंगा कि हम तैयार हो रहे हैं टेक ऑफ के लिए। पराशर जी और आप लोग बेहतर समझते हैं कि हमने एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो लास्ट ईयर से पोस्ट कोविड शुरू हुई थी, ऐसा लगता है उसके बाद ये तीसरा बजट है लगभग, कि हमने उसको पाया है, स्टेबलाइजेशन को मेंटेन किया है, क्योंकि लोगों का मानना था भारत मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। एक बड़ा कारण उसका जो मुझे लगता है वो ये है कि GST में भारत सरकार ने जो कलेक्शन के एस्टिमेट्स किए थे उससे ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। देखिए इसका मैं फिर कहूंगा, इसमें इस मनीष जी सरकार छोड़ दीजिए, जी सरकार तो सरकार होती है, नेचुरली लेकिन टैक्स पेयर ही पे कर रहा है। बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, टैक्स पेयर कौन? छोटा व्यापारी, जिसपे कि आरोप लगते थे टैक्स बचा लेता है, टैक्स चोरी करता है। जैसे हम भोपाल ने तो बैरागढ़ जैसे क्षेत्र है हमारे पास, या सिटी के एरिया है, आप सोचिए जब ये छोटे छोटे व्यापारी GST के सिस्टम को अंगीकार कर लिए हैं, बच्चे जो उनके सेकंड जनरेशन नेक्स्ट आई है, उन्होंने कहा नहीं हम तो टैक्स पेड व्यापारी करेंगे, ये इस वजह से बढ़ रहा है। तो आप मानकर चलिए साहब, इस देश के कम से कम नहीं तो 7 से 20 करोड़ ऐसे छोटे व्यापारी होंगे जो नगरों में हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये आंकड़ा। यदि इन सब ने GST रिटर्न्स और इसको स्वीकार कर लिया है मनीष भाई, तो देशभक्ति के इस जज्बे को मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सरकार ने सलाम किया। ठीक है हितेश, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को लेकर कुछ जो कदम उठाए जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वो पर्याप्त है या नहीं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अमरजीत चावला जी, पूर्व महामंत्री कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, मिडिल क्लास से आप भी आते हैं, मिडिल क्लास के लिए तो एक बड़ा ऐलान किया है, ठीक है आप विपक्ष में हैं, लेकिन क्या मुस्कुराने की वजह मिली है इस बजट में? निश्चित तौर पे मुस्कुराने की वजह मिली है, और वो वजह इसलिए मिली है क्योंकि हिंदुस्तान में 2 चीज़ों ने रिकॉर्ड बनाया है। एक तो लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला जी ने बनाया, और दूसरी बात महंगाई और बेरोजगारी जो हिंदुस्तान में पिछले 11 सालों में बढ़ी है, उसका रिकॉर्ड स्तर बना है। इसके लिए निश्चित तौर पर मुस्कुराने की वजह है। देखिए कम हुई है, देखिए लगातार एक्चुअल में क्या, नहीं देखिए बीच में मत बोलिए, आपका जब समय आएगा आप लोग बहस करने के लिए नहीं बैठे, देश की अच्छी स्थिति के लिए नहीं, आपका जब पक्ष आएगा आप अपनी बात रखिएगा। देश की अच्छी स्थिति के लिए देखिए क्या होता है कि अभी 11वां साल है मोदी सरकार का, और निर्मला जी 8वीं बार लगातार बजट पेश कर रही है, तो उनके पास कोई बहाने नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी और घोषणाओं की बाजीगरी। आप देखिए भारत में पिछले 11 साल में जो चंद बड़े उद्योग घराने हैं, उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और आम आदमी और जो छोटा आदमी है उसकी जो है
कमर की हड्डी लगातार टूटती जा रही है। ये भी डिस्पैरिटी कम हुई है। निर्मला जी ने अभी कहा कि एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट इंजन। नहीं, ये देख आप देखिए, हम बहस नहीं कर रहे। नहीं, बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? आदमी है, मेरी बात खत्म हो जाएगी। नहीं, देखो, ये तो उसका फैसला देश की जनता करेगी। उसका फैसला आप और मैं नहीं करेंगे। आप अपनी बात रखिए। सर, मेरे को 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए। आप देखिए, ये राजनीतिक डिबेट में नहीं बैठे, स्वागत करता हूं, हम राजनीतिक डिबेट में नहीं बैठे हैं। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। देखिए, मेरी बीच में बोला जाएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, गलत नहीं बोलेगा, उसमें तो नहीं गलत, तो आप अपनी बात रखिएगा, जनता के ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। भाई, आप 8वां बजट पेश कर रहे हैं। भाई, इस बजट में हमने बिहार के प्रति प्रेम देखा। देखिए, 5 फरवरी को दिल्ली का भी चुनाव है, उसके बाद बिहार का चुनाव है, तो वो स्पष्ट दिख रहा है। मैं ये बोलता हूं कि आपने कहा कि एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट इंजन, लेकिन एमएसपी बढ़ाने पे कोई बात नहीं हुई, किसान सम्मान निधि बढ़ाने पर कोई बात नहीं हुई। आज देखिए एमएसएमई की स्थिति पिछले 11 सालों में क्या हुई। सर, एमएसपी के लिए बोर्ड है, वो बढ़ाता है, आज मैं नहीं बढ़ाते। यार, मैं नहीं बोलूंगा भाई, मैं ऐसे हल्की डिबेट नहीं करता। ये राजनीतिक डिबेट कुछ भी बोल रहे हो, ये भी तो ठीक नहीं है। सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, आप देश की जनता पे छोड़ दीजिए। आप, मैं जो कह रहा हूं उसको देश की जनता पर छोड़िए। मेरी गंभीर आपत्ति, देखिए आज बजट का दिन है, तथ्यों पे बात करें। एमएसपी बढ़ाता, बोर्ड बढ़ाता है, बजट कब से बजट में एमएसपी बढ़ने लगे, आप बताइए। आप तथ्यों पे बात करें। आप मुझे एक चीज बताइए ना, क्या आपने बिहार के लिए जो इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं भैया, तो बिहार के लिए किए, नाराज क्यों है? जैसे मजा तो तब आता, सरकार है हमारी, करेंगे। नहीं, आपने अभी घोषणा की तो सरकार है, करेंगे, हम कुछ करेंगे। अमरजीत जी बात नहीं, एंकर आप इसमें इंटर, मैं नहीं, ऐसी मैं बात नहीं करता। मैं ऐसे मैं बहस करके इसको वो नहीं करना चाहता। ये जो टेक्निक है ना, बीच में टोक के सब्जेक्ट को डाइवर्ट करता, मैं इसी हल्की डिबेट नहीं करता, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, अमरजीत जी, आप बात पूरी करिए, हम सब सुन रहे हैं आपको। सच बोलिए, लेकिन बोलने देंगे तब तो। जी, आप पढ़े लिखे लोगों, थोड़ा अच्छे समझदार लोगों को बुलाइए। जी, बोलिए अमरजीत जी। देखिए, जैसे निर्मला जी ने घोषणा की कि हम ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड की व्यवस्था देंगे, स्वागत है। लेकिन मजा तो तब आता जब आप ये बोलते कि वो जो ब्रॉडबैंड है वो बीएसएनएल का होगा। भाई, आपने आज देखिए, आप गुड्स ट्रेनें बढ़िया चल रही, कोई रद्द नहीं हो रही, पर जो पैसेंजर ट्रेनें वो लगातार रद्द हो रही है और एसी के किराया बढ़ रहे हैं। आपने बुजुर्गों की टिकटों में जो रियायत खत्म की, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। तो भाई, आज जो टैक्स लगा, 45% टैक्स लगता है जब हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं। टोल टैक्स अलग लगता है, आरटीओ का टैक्स अलग लगता है, उसका सेस अलग लगती है, ड्यूटी अलग लगती है, उस पर आप कोई बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप घोषणाओं और आंकड़ों की मायाजाल में लोगों को फंसा सकते, झूठी बात कर सकते। अभी आप टैक्स की बात की, अब 1 हफ्ते बाद जो बिल आएगा उस पर क्या बात होगी? चलिए ठीक है, 1 हफ्ते बाद जो बिल आएगा अमरजीत जी, मुझे लगता है जब वो बिल आएगा तो उस दौरान देखना होगा कि क्या कुछ नए बदलाव होते हैं, मायूसी हाथ लगेगी या कुछ फायदा होगा। जी हितेश जी, पॉइंटेड 10 सेकंड चावड़ा जी के। पहली चीज, महंगाई दर लगातार कम हो रही है, इसलिए तथ्यात्मक रूप से चावड़ा साहब ठीक करें। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं बिहार के लिए, सर हमारी सरकार है और बिहार को हम दे रहे हैं, आप भी खुश होइए, बिहारियों को भी होने दीजिए। तीसरी बात यह है कि जो आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो भारत नेट की बातचीत है और वो बीएसएनएल को लेकर ही बात कही गई है। वहाँ पर कोई जियो का बजट नहीं पेश हो रहा है, हमारी साथ नहीं कर रहे हैं, वो भारत के ही उपक्रम की बात हो रही है। सर आप समझिए और आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन तथ्यों को नहीं पलट सकते मेरे भाई। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, बाकी स्वागत है। जो टैक्स आतंकवाद है इस देश में, उसको सब जानते हैं, उसी के लिए रिफॉर्म चल रहे हैं। जो आपका आतंकवाद चलता था, रोजमर्रा की चीजों में जो टैक्स आतंकवाद है ना, उसी को तो खत्म किया है, सब जानते हैं, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली भाई। दंड से न्याय की ओर बढ़ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए तो कानून आ रहा है। आपको पता है उसमें दंडात्मक प्रावधान खत्म होने जा रहे हैं, जो आपने कैरी की है। आपको 50 साल आपने बजट प्रस्तुत किया, कभी आपने प्रावधान खत्म किया कि इसको सश्रम कारावास मिलेगा यदि टैक्स नहीं भरेगा, तो इसको खत्म किया जा सकता है। हमने आईटी और ईडी का दुरुपयोग भी नहीं किया कभी छापों में। सर वो सदुपयोग है, काले व्यापारियों को अंदर आना चाहिए। अब ठीक है, आपके दोस्त ज्यादा उस लपेटे में आ रहे हैं तो मैं उसको चर्चा में नहीं लाता हूं, लेकिन जैसे जल जीवन मिशन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है आपके पास तो, और मैं ये चीज रखना चाहूंगा कि 8 राज्य जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, छोटे राज्य, और 15 करोड़ पॉपुलेशन। मुझे लगता है नया टैक्स बिल जब आएगा उसके बाद विस्तृत चर्चा टैक्स कर हो सकती है।